देखते हैं उपसारणिक सहगुणनखंड सहगुणनखंडज आव्यूह क्या होता है। इन सभी को केवल एक एग्जाम्पल की मदद से हम समझाते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा एग्जाम्पल है, एक मैट्रिक्स है 3x3 की है, 3x3 की एक मैट्रिक्स है। यहाँ पे इसकी कोटि क्या है, 3x3 की है। क्यों? क्योंकि 3 रो है और 3 कॉलम है, ठीक है ना। अब देखिए उपसारणिक क्या होती है। उपसारणिक देखिए, यहाँ पे ये आपका पहला अवयव क्या है, A11 है। ये क्या है, A12 है। ये आपका A13, ये आपका A21, ये आपका A22, A23, A31, A32, A33 है, ठीक है ना। तो प्रत्येक अवयव की यहाँ पे 9 अवयव हैं, क्योंकि 3x3 मतलब 3 का 9 अवयव। 9 अवयवों की जो उपसारणिक बनेगी, सभी की अलग अलग उपसारणिक बनेगी। हम देखते हैं यहाँ पे पहले अवयव A11 की क्या होगा। A11 बराबर, देखिए अब ये A11 है तो इसको और इसको, ये जो क्या कहते हैं अवयव है, इसकी पूरी पंक्ति मतलब ये वाली पंक्ति और ये वाला कॉलम छोड़ दिया जाए तो जो अवयव बचते हैं उनसे एक सारणी बनाई जाती है, और वही आपकी सारणी क्या कहलाती है, उप सारणी कहलाती है, ठीक है ना। उप सारणी कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए, जब हमने एक में ये एक को लिया, A11 को लिया, तो यहाँ पे ये सीधी रेखा, ये सीधी रेखा जब जाएगी तो ये आपके 4 अवयव बचेंगे। तो इसको हम एक सारणी की मदद से यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, ये तो आपकी उपसारणी हो गई, ठीक है ना। इस उपसारणी का मान अगर निकालना हो तो देखिए 3 का नाम 3 माइनस 5 गुणे 0 मतलब 0, तो 3 माइनस 0 बराबर 3 आएगा। इसी प्रकार जब A12 का निकालना है हमें, तो यहाँ पे देखिए A12 के लिए हम क्या करेंगे, वैसे सेम टू सेम ये वाला अवयव है A12, तो यहाँ पे ये वाला पूरा कॉलम और ये वाली पूरी रो, ठीक है ना। ये अवयव जिस कॉलम में आ रहा है, इस वाले कॉलम में आ रहा है, किस वाले रो में आ रहा है, इस वाले रो में आ रहा है, उसको छोड़कर बाकी जो बचते हैं उनसे हम एक सारणी बना लेते हैं। यही आपकी क्या कहलाती है, उपसारणी कहलाती है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो उपसारणी का मान ये हो जाएगा। ऐसे ऐसे 13 का निकालेंगे, ये आ जाएगा। 821 का निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा इसका मान। ये सभी का ऐसे हम A33 तक निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये आपकी क्या कहलाती है, सभी ये सभी आपकी उपसारणी कहलाती है, ठीक है ना। ये A11 कंटिन्यूस लेकर A33 तक। अब देखते हैं कि सहगुणनखंड होता क्या है। सहगुणनखंड देखिए कैसे चलता है। सहगुणनखंड देखिए उपसारणिक से ही निकलता है। उपसारणिक का जो ये मान आया रहता है, ये सारे मान अगर इस नियम का पालन करें तो वो जो कहलाता है, वो सभी जो मान होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सहगुणनखंड कहलाते हैं। अब देखिए हम देखते हैं यहाँ पे A11 का मान 3 आया था, और ये पहले A11 है ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, ये जैसे था वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए A12 आपका 12 था, 12 लिखा, लेकिन माइनस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो इसलिए मैंने माइनस में 12 लिख लिया। अब A13 6 है, और क्या यहाँ पे पॉजिटिव है, अच्छा ठीक है पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। अब देखिए A21 क्या है, -1 है। अब यहाँ पे देखिए A21 माइनस था तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये तो -1 रहेगा ही, लेकिन उसके पहले देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपकी उपसारणिक थी उसका मान तो -1 था, लेकिन यहाँ पे इस नियम को देखें तो यहाँ पे पहले A21 में माइनस लगाए तो इसके पहले हम माइनस लगाएंगे, तो माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका मान 1 आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब A21 का सहगुणनखंड 1 होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार हम इसका निकालेंगे तो 5 आएगा, इसका निकालेंगे 2 आएगा, इसका -11, इसका -1 और इसका 5। तो ये सभी आपका क्या है, सहगुणनखंड है। ये प्रत्येक मान जो है सहगुणनखंड हैं, किसके, A11 का ये है, A12 का ये है, A13 का ये है, ऐसे सभी, ठीक है ना। अगर सहगुणनखंड सारणी हमको बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे एक ऐसे खींच लेंगे और यहाँ पे सारे मान देखिए, यहाँ पे 3, यहाँ पे -12, यहाँ पे 6, ये जो सीरियल से था। अब ये देखिए ये 1, ये 5, ये आपका 2, और यहाँ पे ये देखिए 11 क्या है, -11, और ये -1 और ये 5। तो ये आपका क्या है, क्या कहते हैं, सहगुणनखंड सारणी है, ठीक है ना। अब देखते हैं सहखंडज आव्यूह क्या होता है। अच्छा, सहखंडज आव्यूह जो सहगुणनखंड सारणी होती है, उसी का जो ट्रांसपोज होता है, ट्रांसपोज परिवर्त आव्यूह जो होता है वो क्या कहलाता है, सहखंडज आव्यूह।
सहखंडज आव्यूह। देखिए हमने इसी को यहाँ पे लिखा आव्यूह के रूप में, ठीक है ना। जो सहगुणनखंड आव्यूह से बना था हमने उसको यहाँ पे लिखा और उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकाला। देखिए ऊपर टी लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ऊपर टी लिखा हुआ है। ये जो टी है ये ट्रांसपोज का साइन है। किसी भी मैट्रिक्स ऊपर अगर टी लिखा है या बार लगा है तो ये समझ लीजिए कि वो क्या है, वो आपकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। अब देखिए इसको हम जब सॉल्व का इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो पूरी का पूरे रो कॉलम में चला जाएगा, ये दूसरा रो दूसरे कॉलम में, ये तीसरा रो तीसरे कॉलम में चला जाएगा। तो अब इससे जो ये मैट्रिक्स बनी, ये मैट्रिक्स आपकी क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए है। क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए है, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं सहखंडज आव्यूह। अब देखते हैं कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होता क्या है। मान लीजिए कि कोई एक क्या कहते हैं आव्यूह है, क्या है, ए बराबर ये आव्यूह दिया गया है, ठीक है ना। अब देखिए अगर इसका मान हम सारणी के अनुसार से निकालें और जीरो ना हो, मतलब इसको सॉल्व करें तो कुछ मान है वो धनात्मक हो या ऋणात्मक, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। अगर कुछ मान आ रहा है तो वो क्या कहलाता है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। और यदि उस सारणी उस मैट्रिक्स को हम सारणी की तरह सॉल्व करें और जीरो आ जाए तो वह आव्यूह क्या कहलाएगा, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम या प्रतिलोम क्या होता है। वर्ग आव्यूह जो होता है उसका हम व्युत्क्रम कैसे करें, या ये कह सकते हैं कि प्रतिलोम उसका क्या होगा। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर कोई वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम होगा तो उसके लिए जो आपका ये है उसके लिए क्या है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह होना चाहिए। वो आव्यूह को जो मैट्रिक्स फॉर्म में करें और उसको हम सॉल्व करें तो जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। अगर जीरो नहीं आएगा तो हम कह सकते हैं कि उस आव्यूह का व्युत्क्रम संभव है, ठीक है ना। अगर जीरो हो जा रहा है तो उस आव्यूह का व्युत्क्रम संभव ही नहीं है, ठीक है ना। अब देखते हैं वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम या प्रतिलोम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि यही हमारा क्या है, एक वर्ग आव्यूह है। इसका व्युत्क्रम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ता है। जैसे यहाँ पे भी देखिए एडजॉइंट ऑफ ए निकाला गया था, ये एडजॉइंट ऑफ ए निकाला गया था, ये आया था एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। तो उसी को सबसे पहले इस मैट्रिक्स का हम क्या निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। और जब एडजॉइंट ऑफ ए आ जाए तो उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर हम मॉड ए निकालते हैं। वैसे तो मॉड ए पहले निकालना चाहिए, क्यों, क्योंकि इससे ये पता चल जाता है कि वो आव्यूह व्युत्क्रम है, उसका व्युत्क्रम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मतलब व्युत्क्रमणीय आव्यूह है कि नहीं है। इसको जब सॉल्व करेंगे अगर ये जीरो नहीं आया तो व्युत्क्रमणीय क्या होगा, वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे इसीलिए क्या है, ये 1 भाग में लिखा हुआ है। अगर ये इसका मान जीरो आ जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडिंग बाई मॉड ए, मतलब ये जीरो। तो कुछ भी अंश में अगर कुछ भी लिखा हो, हर में अगर जीरो आता है तो उसका मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो ये तो संभव ही नहीं हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि मॉड ऑफ ए क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। तो हम ए इनवर्स मतलब प्रतिलोम कैसे निकालेंगे, उसका इनवर्स हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए और बटे में मॉड ऑफ ए। अगर ये जो निकालेंगे, जो ये आएगा, जो भी मान ये आएगा वो क्या होगा, इस क्या कहते हैं आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह या प्रतिलोम कहलाएगा।